हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। PT 365 जो चल रही है पॉलिटी की, इसका पार्ट 8 जो है ये है। और इसमें हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हमारे वो सारे कवर कर देंगे। सो इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। सो लेट्स मी टेल यू कि कौन कौन से टॉपिक हैं यहाँ पे। टॉपिक बताने से पहले एक एडवाइस है कि अगर आप देख रहे हो तो फिर ट्राई करना कि अभी PT 365 आपकी कवर हो जाए तो हो जाए, क्योंकि लास्ट में आप ज़्यादा फोकस टेस्ट सीरीज़ पे करना, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बेसिक्स पे तो हमेशा फोकस करना है, अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ना है। ओके, इस ईयर अगर क्लियर करना है तो मेन कॉन्सेप्ट वही होता है। सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस में हम मिशन कर्मयोगी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आधार, रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडिया, गाइडलाइंस फॉर सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड OTFD रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 एंड अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे है मिशन कर्मयोगी। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि गुड गवर्नेंस डे पे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस ने लॉन्च किया एक्सटेंडेड वर्जन जो है मिशन कर्मयोगी का। ओके, गुड गवर्नेंस डे क्या होता है? ये 2014 से क्या हुआ था, सेलिब्रेट किया था 25 दिसंबर को। किस लिए? इन ऑनर ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी, टू प्रमोट सिटीजन सेंट्रिक, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस एंड इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी। ओके, अगर मिशन कर्मयोगी के बारे में बात करें तो ये नेशनल प्रोग्राम है फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, जिसका एम है बिल्डिंग अ फ्यूचर रेडी सिविल सर्विसेज विद राइट एटीट्यूड। एटीट्यूड राइट होना चाहिए, इनोवेटिव होनी चाहिए, प्रोफेशनल एट्सेट्रा, स्किल होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होने चाहिए। ओके, नॉलेज होना चाहिए अलाइंड टू द विजन ऑफ न्यू इंडिया। ओके, नॉलेज जो है अलाइन होनी चाहिए विजन ऑफ न्यू इंडिया के साथ। देन न्यू फीचर्स क्या हैं जो लॉन्च हुआ है मिशन कर्मयोगी प्लेटफॉर्म? यहाँ पे माई IGOT है। इसका मतलब क्या है? ये डिलीवर करता है टारगेटेड ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफिसर्स के। ओके, देन ब्लेंडेड प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे जो फैसिलिटेट करते हैं इक्विटेबल एक्सेस टू ट्रेनिंग मेथडोलॉजीज अक्रॉस ऑल लेवल्स, सभी लेवल्स पे, एंड इंटीग्रेट करते हैं ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज को ऑनलाइन लर्निंग कंपोनेंट्स के साथ। विकास यहाँ पे है, इसका फुल फॉर्म है वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस्ड सपोर्ट। इसका काम क्या है? न्यू ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम है फॉर मैनेजमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। ओके, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से रिलेटेड है। क्यूरेटेड प्रोग्राम्स यहाँ पे हैं जो कि केटर करते हैं डाइवर्स लर्निंग नीड्स को, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के। ओके, 12 डोमेन 12 डोमेन स्पेसिफिक कैपेसिटी बिल्डिंग ई लर्निंग कोर्सेज भी यहाँ पे डेवलप किए गए हैं। ओके, डोमेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इशूड, इंस्ट्रक्शन इश्यू हुए हैं रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ अवार्ड्स, क्योंकि सारे अवार्ड्स एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते, राइट, बाई गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो भी होते हैं, फ्रॉम प्राइवेट बॉडीज़ हो या फिर इंस्टीट्यूट्स हो, इन अकॉर्डेंस विद किसके साथ? रूल 14 जो है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964। ओके, देन यहाँ पे सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 जो है ये क्या करता है? ये गवर्न करता है कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होता है इंडिया में। गॉट इट? देन यहाँ पे 6 पिलर्स ऑफ मिशन कर्मयोगी दिए हुए हैं। पॉलिसी फ्रेमवर्क है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क है, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क है जो कि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, आई गॉट कर्मयोगी भी बोल सकते हैं उससे। ओके, देन इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम भी यहाँ पे है, EHRMS बोलते हैं। ये सब चीज़ें IGOT कर्मयोगी किससे रिलेटेड है पूछ सकते हैं ऐसे करके। ओके, ये सिविल सर्विसेज एस्पेरेंट से रिलेटेड है जो भी आगे बन जाएंगे। ओके, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। देन मिशन कर्मयोगी प्रारंभ, ये क्या है? ये एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस के अंडर में। प्रोग्राम का एम है टू प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, जो भी होती हैं नेसेसरी डिटेल्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज। ओके, फॉर न्यूली अपॉइंटीज, जो न्यूली अपॉइंटीज़ हैं जो कि रिक्रूट किए जाते हैं थ्रू रोजगार मेलाज। ओके, ये इंक्लूड करते हैं, एक सेट होता है अ सेट ऑफ 8 कोर्सेज क्यूरेटेड टू हेल्प ऑल रोजगार मेला अपॉइंटीज। गॉट इट? ये फॉल करता है अंडर द एम्बिट ऑफ मिशन कर्मयोगी, इसलिए यहाँ पे कर्मयोगी प्रारंभ को मेंशन किया गया। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ RTI। ये न्यूज़ में क्या था? क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो फिल कर दें वैकेंसीज जो भी हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में। ओके, सो इसलिए न्यूज़ में आया। अबाउट द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अगर हम बात करें
आरटीआई का मतलब होता है दैट एनी सिटीजन, जो कोई भी सिटीजन है इंडिया का, वो रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, एनी इन्फॉर्मेशन विच इज़ सपोज टू बी पब्लिक नॉलेज, जो पब्लिक नॉलेज के लिए बनी है, ओके, फ्रॉम ऑफिसेज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। नोडल एजेंसी कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशंस, ये नोडल एजेंसी है जो रेगुलेट करती है आरटीआई को, ओके। सो यहाँ पे हम की प्रोविजंस ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 देखेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज एच क्या बोलता है? पब्लिक अथॉरिटी का मतलब बताता है ये। पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूट होती है बाई और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, एंड बाई एनी अदर लॉ मेड बाई पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर हो वो, या फिर किसी नोटिफिकेशन के इशूएंस से बना हो या फिर ऑर्डर से बाई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एंड इंक्लूड्स, और क्या इंक्लूड करता है? कोई भी बॉडी हो ओन्ड कंट्रोल्ड एंड सब्सटेंशली फाइनेंस्ड हो, ओके, बाई ऑफ कोर्स बाई गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि सब्सटेंशली फाइनेंस्ड है या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बाई फंड्स प्रोवाइडेड बाई द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देन सेक्शन 6 क्लॉज 1 क्या बताता है? कोई भी पर्सन, अ पर्सन, एक पर्सन जो कि डिज़ायर्स है, हु डिज़ायर्स, जिसकी डिज़ायर है कि वो ऑब्टेन करना चाहता है इन्फॉर्मेशन, उसे एक रिक्वेस्ट देनी होगी राइटिंग में या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए टू द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, दैट इज़ पीआईओ, या फिर स्टेट पीआईओ को, सेंट्रल पीआईओ या स्टेट पीआईओ को, ओके, तो उसे मिलेगी इन्फॉर्मेशन। सेक्शन 7 क्या बोलता है? ये फिक्स करता है टाइम लिमिट जो की है फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन बाई पीआईओ, की पीआईओ को कितने टाइम में इन्फॉर्मेशन दे देनी है। देन सेक्शन 8 क्या बताता है? एग्जेम्प्ट करता है फ्रॉम डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती है तो उन्हें डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, वो भी यहाँ पे बताया गया है। एग्जेम्पशंस अंडर आरटीआई एक्ट, एग्जेम्पशंस के अंडर आरटीआई एक्ट 2005 सेक्शन 24 जो है आरटीआई एक्ट का, वो बोलता है कि दिस लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस पे, जैसे रॉ, आईबी, ये सब आप जानते होंगे, जो कि स्पेसिफाइड है सेकेंड शेड्यूल में। सो फिर भी इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एलिगेशंस ऑफ करप्शन, जो भी इंफॉर्मेशन है जिसका रिलेशन है एलिगेशंस ऑफ करप्शन हो गया है फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन से, वो एक्सक्लूड नहीं की जाएगी यहाँ से भी, ओके। द सेकेंड शेड्यूल जो है, सेकेंड शेड्यूल क्या इंक्लूड करता है? अंडर इट्स एम्बिट इंस्टीट्यूशंस, कौन से इंस्टीट्यूशन? रॉ, आईबी, सर्टेन, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ओके। आपको पता होगा, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ सर्च करके पढ़ लेना। देन अदर एग्जेम्पशंस अंडर आरटीआई एक्ट 2005 क्या इंक्लूड करते हैं? सेक्शन 8 क्लॉज 1 है यहाँ पे, जो कि ऑल एग्जेम्पशंस लिस्ट करता है, ओके, जो कि एग्जेम्पशंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जानी चाहिए। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जानी चाहिए? आइए देखते हैं। हुज डिस्क्लोजर, जिसका डिस्क्लोजर हानिकारक होगा, वो प्रीजुडिशली अफेक्ट, हानिकारक होगा किसके लिए? सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए, सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक, साइंटिफिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गया स्टेट का, रिलेशन विद फॉरेन स्टेट के लिए अफेक्ट कर जाएगी उसे, या फिर लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, कोई इंसाइटमेंट कर देगी ऑफेंस के लिए, या फिर विच में कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसकी वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, दैट वुड, जिसकी वजह से लेजिस्लेटिव प्रिविलेज जो है वो ब्रीच हो सकता है, जो कि रिसीव की गई है इन कॉन्फिडेंस, कहाँ से? फॉरेन गवर्नमेंट से, या फिर अवेलेबल है किसी पर्सन को इन हिज फिड्यूसरी रिलेशनशिप। फिड्यूसरी रिलेशनशिप का मैं आपको मतलब बताता हूँ। फिड्यूसरी रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें एक पार्टी होती है जो कि स्पेशल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड रिलायंस दिखाती है किसी दूसरी पार्टी में, ओके, तो वो हो गया फिड्यूसरी रिलेशनशिप। सो अनलेस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड, जब तक ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाइड नहीं है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है यहाँ पे, दैट लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वारंट्स डिस्क्लोजर ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, जब तक वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है तब तक वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन, सिंपली ये बता रहे हैं, ओके, अगर फिड्यूसरी रिलेशनशिप की बात है तो। देन ये क्या इंक्लूड करता है? कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस को इंक्लूड करता है, ट्रेड सीक्रेट्स हो गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड हार्म कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव पोजीशन को हार्म कर जाएगा अगर ये सब हमने डिस्क्लोज किया, राइट। अनलेस, कब तक नहीं कर सकते? अब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये नहीं बता रही थी कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में आपको कर देना चाहिए डिस्क्लोज, तब तक ये डिस्क्लोज नहीं होगा, राइट। या फिर यहाँ पे नेक्स्ट दिया है द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड इंडेंजर लाइफ, जिसकी वजह से किसी की लाइफ इंडेंजर हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी, या फिर फिजिकल सेफ्टी ऑफ पर्सन वो इंडेंजर हो जाएगी, ओके, जिसकी वजह से इम्पीड हो जाएगा क्या?
प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन में वो दखलंदाजी होगी और या फिर अप्रहेंसन और प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स। कैबिनेट पेपर्स को नहीं डिस्क्लोज किया जा सकता। विच रिलेट्स टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आप नहीं कर सकते डिस्क्लोज। द डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज़ नॉट एनी रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक इंटरेस्ट एक्टिविटी और इंटरेस्ट और विच वुड कॉज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी। ओके, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन तो ये क्या ही करेंगे डिस्क्लोज। सेक्शन 8 क्लॉज 2 क्या बोलता है? ये इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड अंडर सब सेक्शन 1 जो भी हैं, जो भी हमने पढ़ी, एंड ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 दोनों को स्टेट करता है। एंड कैन बी डिस्क्लोज बताता है कि कैन बी डिस्क्लोज, ये सब डिस्क्लोज की जा सकती हैं इफ़ द पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर आउटवेज, अगर पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा बड़ा है इन कंपेरिजन टू प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। ओके, तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देन यहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात की गई है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, मीन्स कॉन्स्टिट्यूट हुई थी विद इफेक्ट फ्रॉम 2005 अंडर RTI एक्ट के कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। ओके, अपॉइंटमेंट की बात करें तो बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनका अपॉइंटमेंट होता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी, जो कि कंसिस्ट करती है प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा का, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है जो कि नॉमिनेट किया जाता है PM के जरिए, मीन्स प्राइम मिनिस्टर। टेन्योर क्या होता है? 3 इयर्स होता है, फिर 65 ईयर्स, जो भी पहले आ जाए, राइट। इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है यहाँ पे, और नॉट मोर देन 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते इंफॉर्मेशन कमिश्नर। आप कितने में रख लो, 1 2, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं। ओके, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। देन फंक्शन क्या है इसके? पावर ऑफ सिविल कोर्ट जो होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ, इसके पावर्स होते हैं सिविल कोर्ट जितने। ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ समन कर सकता है, रिक्वायर कर सकता है डॉक्यूमेंट, जो भी किसी से अगर इंक्वायरी कर रहा है तो फिर ले सकता है। रिसीव एंड इंक्वायर इनटू अ कंप्लेंट, ये भी करता है फ्रॉम एनी पर्सन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड अंडर RTI 2005। ओके, सो थर्ड टॉपिक हमारा है आधार। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने प्रपोज किए रूल्स जिससे कि वो इनेबल कर सकें आधार ऑथेंटिफिकेशन बाय एंटिटीज़ जो कि अदर देन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैं। किस लिए? फॉर बेटर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू सिटीजन्स। ओके, और न्यूज़ में क्या था? प्रेजेंटली मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स जो हैं वही अलाउड हैं अंडरटेक करने के लिए आधार ऑथेंटिफिकेशन अंडर 2020 रूल्स। इट इज़ अलाउड फॉर पर्पजेज, कौन से पर्पज़ के लिए था? इंटरेस्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, प्रिवेंटिंग लीकेज प्रिवेंट कर सकें पब्लिक फंड्स में, इनेबल कर सकें इनोवेशन एंड स्प्रेड ऑफ नॉलेज। ओके, एंटिटीज सच एज बैंक्स एंड टेलीकॉम कंपनीज जो हो गई वर अलाउड थी टू परफॉर्म ऑथेंटिफिकेशन इफ UIDAI आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए ये है। ओके, वॉज सेटिस्फाइड, अगर ये बॉडी सेटिस्फाइड है विद स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी। बट अभी क्या हुआ है? ये प्रपोज किया है कि कोई भी एंटिटी हो अदर देन मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है जिसका जो डिज़ायर करती है टू यूज़ आधार ऑथेंटिफिकेशन, उसे सबमिट करना पड़ेगा देन प्रपोजल उसका कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के पास सेंटर या स्टेट लेवल पे, और उसके बाद वो भी ऑथेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, की टेक्नोलॉजी फीचर्स क्या है इसमें? बायोमेट्रिक्स बेस्ड डुप्लीकेशन। बायोमेट्रिक सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं प्रेजेंटली ऑपरेशनल जो है वो यूज़ करते हैं फेशियल इमेज एज एडिशनल बायोमेट्रिक एट्रीब्यूट। फेशियल इमेज का यूज़ होता है वहाँ पे, राइट, डी डुप्लीकेशन के लिए, जिससे कि वो डी डुप्लीकेट कर सके, हटा सके वहाँ से, अलॉन्ग विद 10 फिंगरप्रिंट्स एंड 2 IRIS। ओके, आइरिस है। ओके, बायोमेट्रिक फ्रॉड डिटेक्शन भी हो सकता है यहाँ पे। बायोमेट्रिक सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं करंटली वो डिटेक्ट करते हैं मिक्स्ड बायोमेट्रिक्स, रॉन्ग फिंगर्स, नॉन ह्यूमन फिंगर्स हो गई, गमी फिंगर्स हो गई, देन इन्वर्टेड आइरिस इमेजेस हैं या फिर क्लोज्ड आइज ड्यूरिंग इनरोलमेंट है, तो ये सब भी डिटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉड। देन यहाँ पे की फीचर्स ऑफ आधार की बात करेंगे तो ये यूनिकनेस इसमें दिखती है। 12 डिजिट यूनिक नंबर है इसमें, कोई भी रेजिडेंट हो, नो रेजिडेंट कैन हैव अ डुप्लीकेट नंबर, किसी के पास डुप्लीकेट नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज़ लिंक्ड टू देयर इंडिविजुअल बायोमेट्रिक्स, क्योंकि उनके बायोमेट्रिक्स के साथ लिंक्ड है। ओके, देन रैंडम नंबर, ये नंबर रैंडम होता है, ये कोई कास्ट, रिलीजन, इनकम, हेल्थ, ज्योग्राफी को डिनोट नहीं करता। ओके, लिंक नहीं करता वहाँ से। स्केलेबल टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर है यहाँ पे। रेजिडेंट का डेटा मीन्स जो है, जो रेजिडेंट का डेटा है वो सेंट्रली स्टोर्ड है, एंड ऑथेंटिफिकेशन जो है सिर्फ कैन बी डन ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन हो सकता है, एनी वेयर इन द कंट्री, कहीं से भी कंट्री में। ओके,
देन टारगेटेड डिलीवरी है आधार का, मीन्स इसका क्या है, आधार जो है मैंडेटरी है फॉर रिसीविंग सब्सिडी, अगर सब्सिडी चाहिए या फिर बेनिफिट्स चाहिए आपको अंडर सेक्शन 7 ऑफ फाइलिंग एंड इनकम टैक्स फाइलिंग रिटर्न, अगर इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए आपको तो उसके लिए भी ये सब जो भी आएगा उसमें बेनिफिट है या सब्सिडी है वो टारगेट डिलीवरी के अंडर ही आएगा, जो कि इसी का ये मेन पर्पसेस है उसके। ओके, देन प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड आइडेंटिटी है यहाँ पे, ये तो आप जानते ही होंगे, लिखा होता है वहाँ पे, इट सर्व्स एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस फॉर रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। आधार प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, देन इलेक्ट्रॉनिक्स बेनिफिट ट्रांसफर्स की बात करते हैं। जो यूआईडी इनेबल्ड बैंक अकाउंट नेटवर्क है विल ऑफर अ सिक्योर एंड लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म, वो एक सिक्योर एंड लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म ऑफर करता है टू डायरेक्टली रेमिट बेनिफिट्स टू रेजिडेंट, जिससे कि डायरेक्टली बेनिफिट जो है वो रेजिडेंट्स तक पहुंचाया जा सके। देन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसकी चेक की गई आधार एक्ट की, जस्टिस केएस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है, आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016 में क्या हुआ, जिसे आधार एक्ट भी बोलते हैं, इसे चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, अपेक्स कोर्ट के सामने, ऑन द ग्राउंड्स, कौन से ग्राउंड्स पे, दैट इसे मनी बिल की तरह पास किया गया था और इस तरीके से देयर बाई सर्कमवेंटिंग द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो स्क्रूटनी होती है राज्यसभा की उससे बचा लिया, इसे मनी बिल की तरह पास कर दिया। मेन अथॉरिटी लोकसभा की लगा दी तो पास ही कर लेते क्योंकि मेजॉरिटी थी गवर्नमेंट की। ओके, तो ये फ्रॉड मीन्स बताया उन्होंने। इन इट्स केस पुट्टस्वामी केस जजमेंट, अगर केस पुट्टस्वामी केस जजमेंट की बात करें 2018 में जो आया था, टॉप कोर्ट अफर्म द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ आधार एक्ट, टॉप कोर्ट ने बताया कि ये सही तरीके से पास हुआ। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी अफर्म करता है। की ऑब्जर्वेशंस क्या थे, एक्ट वॉज कॉम्पिटेंटली पास्ड बाई, ये कॉम्पिटेंटली पास किया था पार्लियामेंट ने, इवन दो इट वॉज पास्ड एज अ मनी बिल, जबकि मनी बिल की तरह किया गया था फिर भी कॉम्पिटेंट था। ओके, एक्ट डज नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स, एक्ट फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं करता जो कि गारंटीड है अंडर आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21। देन आधार वुड बी मैंडेटरी, आधार किस लिए मैंडेटरी होगा, फॉर एक्सेसिंग सोशल वेलफेयर, वेलफेयर के लिए यूज़ किया जा रहा है। ओके, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, बट इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन पीपल, बट ये फोर्स नहीं किया जा सकता पीपल पे कि आप बैंक अकाउंट ओपन करो या फिर मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्शन के लिए। ओके, सो आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे UIDAI के बारे में दिया है, मीन्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक स्टैचुटरी बॉडी है। ओके, याद रखना, इस्टेब्लिश की कैसे की गई थी, अंडर द प्रोविजंस ऑफ आधार एक्ट। ओके, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन फंक्शंस क्या है इसके, टू इशू UID नंबर। ओके, UID नंबर इशू करते हैं ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर आधार एनरोलमेंट कराती है, ऑथेंटिकेशन कराती है, इंक्लूडिंग ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट जो होता है ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ आधार लाइफ साइकिल, वो UIDAI ही करती है। डेवलप करती है क्या, पॉलिसी प्रोसीजर एंड सिस्टम, किस लिए, फॉर इशूइंग आधार नंबर्स टू इंडिविजुअल्स। देन परफॉर्म करती है ऑथेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ आइडेंटिटी जो है इन्फॉर्मेशन की, एंड ऑथेंटिफिकेशन रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी परफॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रेगुलेशन ऑन ऑनलाइन गेमिंग। सो रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, ये न्यूज़ में क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मीती है उसने अमेंड किए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स जो हैं, IT रूल्स जिन्हें बोलते हैं, 2021 के। और न्यूज़ में क्या था, द एम, जो एम है ये है कि इन्फोर्स करें ग्रेटर ड्यू डिलीजेंस, मतलब कि अच्छे से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ध्यान दे उस पर। ओके, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए मत रन करें। ड्यू डिलीजेंस बाई ऑनलाइन गेमिंग एंड सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स जो भी हैं, इन रिस्पेक्ट, किस रिस्पेक्ट में, ऑनलाइन गेम्स एंड फेक और फॉल्स मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो गई जो कि रिलेटेड है गवर्नमेंट बिजनेस से। ओके, द रूल्स एंड अमेंडमेंट्स टू IT रूल्स, जो भी रूल्स हैं अमेंडमेंट्स हैं IT रूल्स 2021 के, वो इसलिए आए हैं, ब्रॉट आउट अंडर सेक्शन 87, या आए हैं सेक्शन 87 के अंडर ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। IT रूल्स 2021 जो है वो ब्रॉट आउट फॉर किस लिए आए थे बाहर, रेगुलेटिंग सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए। ओके, की फीचर्स क्या है रूलिंग के, ऑन रूल्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग, यहाँ पे क्लियर डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है किस चीज़ की, ऑनलाइन गेम्स की। ऑनलाइन गेम्स का मतलब है गेम दैट इज़ ऑफर्ड ऑन द इंटरनेट, ये गेम जो कि ऑफर किया जा रहा है इंटरनेट पे एंड एक्सेसिबल है एक यूज़र को थ्रू अ
कंप्यूटर सोर्स की भी, किसी भी कंप्यूटर सोर्स के जरिए या फिर इंटरमीडियरी के जरिए। ये इंटरमीडियरी क्या है? ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी, इसका मतलब होता है वो इंटरमीडिएट दैट इनेबल, जो इनेबल करता है किसी यूज़र को उसका कंप्यूटर रिसोर्स एक या एक से ज़्यादा ऑनलाइन गेम्स एक्सेस करने के लिए। ओके, देन रोल ऑफ इंटरमीडिएट्स क्या है यहाँ पे? इनका रोल है टू मेक अ रीजनेबल एफर्ट, एक रीजनेबल एफर्ट उन्हें लगाना चाहिए जिससे कि वो होस्ट ना करें या फिर पब्लिश ना करें, फिर शेयर ना करें कोई भी ऑनलाइन गेम दैट कैन कॉज द यूज़र हार्म, जो कि यूज़र को हार्म कॉज करे। ओके, और दैट हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड, या फिर जो वेरीफाई नहीं हुआ, या फिर वेरीफाइड एज अ परमिसिबल, जो कि वेरीफाइड नहीं है एज अ परमिसिबल ऑनलाइन गेम। ओके, ऑनलाइन गेमिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा, इसके बारे में बात करेंगे आगे। डेजिग्नेट किया जाता है ऑनलाइन गेमिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। द इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएरी है उसे एक और चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी, दैट नो एडवर्टाइजमेंट, कोई भी एडवर्टाइजमेंट या सरोगेट एडवर्टाइजमेंट या फिर प्रमोशन जो है ऑनलाइन गेम का नहीं हो रहा है, जो कि परमिसिबल नहीं है ऑनलाइन गेम्स में। ओके, और होस्ट हो रहा है उसके प्लेटफॉर्म पे। देन एडिशनल ऑब्लिगेशंस क्या है अदर गवर्नमेंट इंटरमीडिएरीज पे, सॉरी अदर गेम ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएरीज पे? जो अमेंडेड रूल्स हैं वो एक और ऑब्लिगेशंस कुछ हैं जो कास्ट करते हैं, डालते हैं ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएरीज पे इन रिलेशन टू ऑनलाइन गेम्स, इन रिलेशन टू ऑनलाइन गेम्स इन्वॉल्विंग, जिसमें इन्वॉल्व हो रही है रियल मनी। ओके, ये क्या है? द डिस्प्लेइंग ऑफ, डिस्प्ले करना होगा मार्क ऑफ वेरिफिकेशन बाय द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ऑन सच गेम्स। ओके, जिससे कि पता लगे कि हाँ ये खेलने लायक है। इन्फॉर्मिंग देयर यूज़र्स, उनके यूज़र्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि पॉलिसी क्या होगी विड्रॉल की या फिर रिफंड ऑफ द डिपॉजिट की। किसी किसी में पैसे भी लगते हैं। ओके, तो रिफंड ऑफ डिपॉजिट। ऑब्टेनिंग द केवाईसी डिटेल्स, केवाईसी डिटेल्स चाहिए होगा यूज़र्स का। नॉट गिविंग क्रेडिट और इनेबलिंग फाइनेंसिंग फॉर थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे फाइनेंस नहीं कर सकती या फिर क्रेडिट नहीं प्रोवाइड कर सकती। ओके, आगे चलते हैं। देन यहाँ पे सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में दिया है, मल्टीपल सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होंगी। मीति ने नोटिफाइड किया है मल्टीपल एसआरबीज, किस पर्पज़ के लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ वेरीफाइंग ऑनलाइन गेम, जिससे कि ऑनलाइन गेम वेरीफाई किया इसके कि वो परमिसिबल हैं या नहीं। और एसआरबी को कौन से क्राइटेरिया फुलफिल करने चाहिए? कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, एसआरबी रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। ओके, जो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का, जो कि प्रमोट कर रहे हैं ऑनलाइन गेम्स, वो रिस्पॉन्सिबल मैनर में करें। ओके, इनकॉर्पोरेट्स प्रोविजंस रिलेटेड टू ग्रीवांस रिड्रेसल, और कौन से इनकॉर्पोरेट करने चाहिए प्रोविज़न? ग्रीवांस रिड्रेसल का होना चाहिए, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल पे होना चाहिए, डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग होनी चाहिए, एंड क्लियर मेंबरशिप का क्राइटेरिया होना चाहिए, क्लियर क्राइटेरिया होना चाहिए मेंबरशिप के लिए। ओके, अथॉरिटी क्या है एसआरबीज की, कहाँ तक अथॉरिटी है इनकी? एसआरबीज में कैटेगराइज, वो कैटेगराइज कर सकते हैं किसी भी गेम को एज अ परमिसिबल गेम, कि वो परमिसिबल है अगर वो सेटिस्फाई है कि कौन से क्राइटेरिया हैं? द ऑनलाइन गेम डज नॉट इन्वॉल्व वेजरिंग ऑन एनी आउटकम, मतलब दांव लगाने की बात, मतलब कि टोटल वो दांव लगाते हैं ना, सट्टेबाजी होती है, वो नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए वहाँ पे। ओके, द ओजीआई जो है ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएरी एंड अ गेम, दोनों कॉम्प्लाई होने चाहिए रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स के साथ जो कि लॉ के अंडर हैं, जिससे कि वो कॉम्पिटेंट हो सके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। ओके, ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए करंटली एट 18 ईयर्स। ओके, देन द ओजीआई एंड द गेम जो है वो कॉम्प्लाई करने चाहिए विद द फ्रेमवर्क मेड बाई एसआरबी, जो भी एसआरबी फ्रेमवर्क बना रही है उसके साथ ओजीआई एंड गेम को कॉम्प्लाई होना पड़ेगा रिगार्डिंग सेफ गार्ड्स। देन प्रोहिबिशन क्या है? वो ऑनलाइन गेम्स जो नहीं इन्वॉल्व करते, दैट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ गैम्बलिंग, जिनमें गैम्बलिंग है, ओके, इंक्लूडिंग एड्स, वो प्रोहिबिट किए जाएंगे। देन नेक्स्ट है हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। ओके, तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। न्यूज़ में क्या था, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ, एक फाइंडिंग आई जिसने सजेस्ट किया कि पेंडेंसी जो है कंज्यूमर कमीशंस में, उसने एक डिलाइनिंग ट्रेंड, अच्छी बात है। ओके, डिलाइनिंग ट्रेंड शो किया। कब से? कहाँ से? फ्रॉम 5.55 लाख केसेस इन दिसंबर 2022 में जो थे, टू 5.45 लैक्स इन सितंबर 2023। पहले इंक्रीज़ होते थे, अब डिक्रीज़ हुए, तो इसलिए है न्यूज़ में। ओके, कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कंज्यूमर की डेफिनेशन दी गई है
कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो कोई गुड या कोई गुड बाय करता है या फिर कोई सर्विस अवेल करता है, प्रोवाइड करता है किसी को फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज़ बीन, जिसको पेड है जो सर्विस, या फिर प्रॉमिस्ड है, या पार्टली पेड है, पार्टली प्रॉमिस्ड है, या फिर किसी स्कीम के अंडर है गवर्नमेंट की ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ओके, डिफर्ड पेमेंट का आप मतलब मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, क्वाइट सिंपल। इट अप्लाइज, ये कहाँ अप्लाई होती है? बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में अप्लाई होगी, जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए हो, या फिर टेली शॉपिंग, या फिर डायरेक्ट सेलिंग हो, या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग हो। हाउएवर कोई भी पर्सन जो कि ऑब्टेन करता है गुड या अवेल करता है सर्विस फॉर रीसेल के लिए या फिर कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए, वो कंज्यूमर नहीं होता। ओके, एंड इज़ आउटसाइड द स्कोप ऑफ CPA 2019, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर नहीं आता। मीजर्स क्या लिए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में? ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया था। इट प्रोवाइड्स फॉर द, ये प्रोवाइड करता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, दैट इज CCPA। काफ़ी न्यूज़ में था, आप पढ़ सकते हो उसके बारे में, इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन रूल्स 2021 जो आए थे, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल मीन्स निवारण ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स का। ओके, एंड CPA 2019 इन्विसाज करता है 3 टायर क्वाजी जुडिशियल मशीनरी, कौन से लेवल पे? नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे। देन कॉन्फोनेट, ये पूछ सकते हैं कहाँ से रिलेटेड है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। देन यहाँ पे इनग्राम पोर्टल, ई दाखिल पोर्टल, ये सब आप नेम्स याद रखो थोड़े। ओके, कॉन्फोनेट प्रोजेक्ट, इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म है कंप्यूटराइजेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑफ कंज्यूमर फोरा इन द कंट्री। ओके, ये इम्प्लीमेंट किया गया था इन द बैकड्रॉप ऑफ CPA, दिस दैट मीन्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसका एम है इम्प्रूव करना। क्या इम्प्रूव करेगा? ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो गई, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, स्पीड होना चाहिए जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड टू सेट, क्या सेटअप करने के लिए? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT इंफ्रास्ट्रक्चर को, कहाँ पे? एट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन जो भी हैं ऑल ओवर इंडिया। ओके, देन यहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है इनग्राम पोर्टल के बारे में बताया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से रिलेटेड है पूछ सकते हैं। इट वॉज डेवलप्ड अंडर द, ये कब किसके अंडर डेवलप हुआ है? अंडर द एजिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर। क्या करने के लिए? अवेयरनेस क्रिएट करना है, एडवाइस करना है, रिड्रेस करना है किसको? कंज्यूमर ग्रीवांसेस को, एंड एक्ट करना है एज अ सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर लॉजिंग कंज्यूमर ग्रीवांसेस। ई दाखिल पोर्टल दिया हुआ है, ये प्रोवाइड करता है हेजल फ्री, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव फैसिलिटी किसको? कंज्यूमर्स को अराउंड द कंट्री टू कन्वीनियंटली, जिससे कि वो कन्वीनियंटली अप्रोच कर सकें रेलिवेंट कंज्यूमर फोरम को, और डिस्पेंसिंग द नीड टू ट्रेवल, जिससे कि ट्रेवल करने की इतनी नीड भी ना हो, एंड फिजिकली प्रेजेंट भी रह सकें। सर्टिफिकेशन मार्कर्स क्या है यहाँ पे? टू प्रोटेक्ट एंड सेंसिटाइज कंज्यूमर्स, यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, सेंसिटाइज करना है कंज्यूमर्स को रिगार्डिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। देन यहाँ पे लास्टली दिया हुआ है राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर एज गिवन बाय CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है इसके अंडर, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड, राइट टू चूज, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम चालू करेंगे अपना 6th टॉपिक जो यहाँ पे है, गाइडलाइंस फॉर सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स। ये क्या आई हैं और ये न्यूज़ में आखिर क्यों था? जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, ASCI, उसने रिलीज़ किया है कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइंस फॉर इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइजिंग इन डिजिटल मीडिया। जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, प्रमोट करते रहते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह को, उनके बारे में। ओके, और क्या था न्यूज़ में? ये गाइडलाइंस जो है ये एक्सटेंशन है किस चीज़ का? गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट 2022, ये गाइडलाइंस आई थी, इसका एक्सटेंशन है ये। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है, वो एक्टिवली मॉनिटर करेंगे एंड एनफोर्स करेंगे इन गाइडलाइंस को। इन्फ्लुएंसर्स फाउंड टू बी इन वायलेशन, अगर वायलेशन हुआ इनका ऑफ द न्यू गाइडलाइंस जो भी आई हैं, तो उन्हें पेनल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ओके, देन यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड एंडोर्समेंट्स फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स 2022 दिए हुए हैं। ओके, इनकी की प्रोविजंस क्या हैं गाइडलाइंस के? ये प्रोहिबिट करते हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स को। ओके, इसका मतलब होता है ये एक फॉर्म की एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें प्रमोट करते हैं वो प्रोडक्ट जो कि बैंड है या फिर लिमिटेड है, ओके, फॉर एडवर्टाइजिंग अंडर
गवर्नमेंट रेगुलेशंस, तो उन्हें नहीं एडवर्टाइज कर सकते। नो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स लाइक अल्कोहल ब्रांड्स हो गई, एडवर्टाइजिंग जो हो रही है सोडा और म्यूजिक, shall be made for goods or services whose advertising is prohibited or restricted. Then prohibit targeting children, टारगेट नहीं कर सकते चिल्ड्रंस को। ओके, एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं दैट टेक एडवांटेज ऑफ चिल्ड्रंस इनएक्सपीरियंस, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो इनएक्सपीरियंस होते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता इन चीज़ों का, तो उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें इन्फ्लुएंस करना प्रोहिबिट किया गया है। देन पेनल्टीज़ हैं, वायलेशंस अगर हुए मे लीड टू पेनल्टीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर भी, नए लॉ में भी आया है, एंड अदर रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द लॉ। देन सीसीपीए जो है वो इम्पोज कर सकता है पेनल्टी कितने तक की, 10 लाख तक की। मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, एडवर्टाइजर्स जो हैं, एंडोर्सर्स जो हैं, एंडोर्सर्स भी वही हैं। ओके, फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस, अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस हुए पेनल्टी 50 लाख तक की हो सकती है। देन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये की प्रोविजंस हैं कुछ फॉर सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, गाइडलाइंस फॉर ऑल, सभी के लिए गाइडलाइंस हैं। डिस्क्लोजर करना होगा किस चीज़ का, जो भी मटेरियल कनेक्शन है सच एज मॉनेटरी या फिर अदर कैंपेंसेशन है, फिर फ्री प्रोडक्ट्स हैं एडवर्टाइज़र एंड इन्फ्लुएंसर के बीच में, उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये अपफ्रंट एंड प्रोमिनेंट होना चाहिए सो दैट इट इज़ नॉट मिस्ड बाई एन एवरेज कंज्यूमर, एवरेज कंज्यूमर से जिसे मिस ना करे। जो टर्म्स हैं इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट हैं, स्पॉन्सर्ड है, कोलैबोरेशन एंड पेड प्रमोशन, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। विच मस्ट बी इंडिकेटेड एज अ हैशटैग, जिसे इंडिकेट करना होगा एज अ हैशटैग या फिर हेडलाइन टेक्स्ट के जरिए। ओके, ड्यू डिलीजेंस होना चाहिए इनका। एंडोर्सर्स जो हैं, प्रचारक जो हैं, उन्हें इनक्रेज किया जाएगा टू कंडक्ट अ थॉरो रिव्यू, वो एक अच्छा रिव्यू दें, कंप्लीट रिव्यू दें, एंड इंश्योर करें दे आर इन पोजीशन, वो पोजीशन में है कि वो सिद्ध कर पा रहे हैं, सब्सटेंशिएट कर पा रहे हैं जो भी क्लेम्स किए जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में। ओके, वो प्रूवन होने चाहिए। दे मस्ट यूज़ और एक्सपीरियंस, उन्हें पहले यूज़ एंड एक्सपीरियंस कर लेना होगा उस प्रोडक्ट या सर्विस का जो भी वो प्रचार कर रहे हैं जिस चीज़ का। इन्फ्लुएंसर्स मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उन्हें फॉल्स क्लेम्स नहीं करने हैं, मिसलीडिंग क्लेम्स नहीं करने हैं, एग्जेजरेटेड क्लेम्स नहीं करने हैं, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है। ओके, हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, उन्हें सर्टिफिकेशन डिस्क्लोज करना होगा। जो भी प्रचारक हैं उन्हें डिस्क्लोज करना होगा दैट दे आर सर्टिफाइड हेल्थ या फिर फिटनेस एक्सपर्ट्स, ऐसे भी कुछ भी नहीं फेस पे अप्लाई कर सकते हेल्थ के लिए। ओके, यूज़ नहीं कर सकते। एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी हैं, दे आर सर्टिफाइड हेल्थ और फिटनेस एक्सपर्ट्स एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनको। ओके, डिस्क्लेमर क्या देना होगा, एंडोर्सर्स मस्ट इंश्योर, ने इंश्योर करना होगा कि ऑडियंस अंडरस्टैंड, ऑडियंस समझ रही है कि दैट देयर एंडोर्समेंट, जो भी उनके एंडोर्समेंट हैं, शुड नॉट बी सीन एज अ सब्सटीट्यूट, वो सब्सटीट्यूट नहीं है मेडिकल प्रोफेशनल एडवाइसेस का। ओके, आपको हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करवाना ही है, वहाँ पे बोल दिया ये बूटी पी के आप ठीक हो जाओगे, वो सब्सटीट्यूट नहीं है। ओके, वो सेकेंडरी चीज़ें हैं, आपको प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस लेनी ही है, ये सब उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि वो बता रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स के लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन है, कैन ऑफर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिवाइस, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं विद सब्जेक्ट्स लाइक बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ओके, ओनली आफ्टर, कब कर सकते हैं, जब वो रजिस्टर कर लें सेबी के साथ, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ। अदर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो है मस्ट ऑल्सो पजेस एप्रोप्रिएट क्रेडेंशियल, एप्रोप्रिएट क्रेडेंशियल्स होने चाहिए सच एज लाइसेंस है उनके पास फ्रॉम द IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को शॉर्ट में OTFD बोलते हैं। ओके, न्यूज़ में क्या था, रिसेंटली ये रिपोर्ट किया गया जो स्टेट्स हैं उन्होंने रिजेक्ट किए हैं नियरली 40% जो लैंड क्लेम्स हैं अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ओके, तो इस वजह से न्यूज़ में आया। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के बारे में बात करते हैं। ये रिकॉग्नाइज करता है राइट्स जो हैं किसके, फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ के, FD ST के, एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स OTFD के टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। आप इनमें डिफरेंस जरूर देख लीजिएगा FD ST एंड OTFD का, या फिर मुझे बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल कवर दैट। ओके, देन यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट राइट्स दिए गए हैं जो कि अंडर सेक्शन 3 ऑफ FRA एक्ट डिफाइंड है। इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स होते हैं, ये क्या होता है, राइट टू होल्ड एंड लिव,
इन द फॉरेस्ट लैंड पे रह सकते हैं अंडर इंडिविजुअल या फिर कॉमन ऑक्यूपेशन फॉर हैबिटेशन के लिए, या फिर सेल्फ कल्टिवेशन फॉर लाइवलीहुड के लिए। ओके, देन कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स क्या हैं, ये सीख करते हैं टू रीस्टोर करने के लिए क्या, ऑल कस्टमरी एंड ट्रेडिशनल राइट्स, किसके, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ के। ये विद इन द ट्रेडिशनल या कस्टमरी बाउंड्रीज ऑफ द विलेज ही होने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें कुछ भी होने दो, ओके, विद इन बाउंड्रीज ऑफ विलेज होने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप क्लासिफिकेशन एंड साइज ऑफ फॉरेस्ट। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट राइट्स, ये क्या है, ये वो राइट्स हैं जो ओनरशिप है, एक्सेस टू कलेक्ट, यूज एंड डिस्पोज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए हैं। ओके, विच हैज़ बीन ट्रेडिशनली कलेक्टेड विद इन और आउटसाइड विलेज बाउंड्रीज। आपको पढ़ के ही समझ में आना होगा क्या है। ओके, मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा। नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन क्या है, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, रोल ऑफ ग्राम सभा क्या है, ये इनिशिएट करता है प्रोसीडिंग्स। इट इज़ द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग, क्या डिटरमाइन करने के लिए, द नेचर एंड एक्सटेंट जो भी है इंडिविजुअल या कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स का है, फिर दोनों का। ओके, देन लैंड टाइटल्स की बात की गई है। एक्ट रिकॉग्नाइज करता है जो राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के, फैमिली के, कम्युनिटी के लैंड पे। ओके, हाउएवर क्लेम्स, ये एक्ट रिकॉग्नाइज करता है इन क्लेम्स को, बट ये जो है एक्सीड नहीं करने चाहिए, 4 हेक्टेयर से ज़्यादा पे की लैंड पे नहीं होने चाहिए। ओके, द लैंड टाइटल गिवन अंडर FRA जो है, जो भी लैंड टाइटल मिलता है इन्हें, वो एक लीगल टाइटल होगा। लैंड राइट जो भी कन्फर्ड किए जाते हैं बाय दिस एक्ट वर हेरिटेबल, जो भी लैंड राइट कन्फर्म किए गए थे इस एक्ट से वो हेरिटेबल थे, मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होंगे। बट क्या दिया गया, सेक्शन 4 ऑफ 4, ये एज पर सेक्शन 4 क्लॉज 4 ऑफ FRA है, बट ट्रांसफरेबल या एलिएनेबल नहीं है। ओके, देन डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर लोकल डेवलपमेंट राइट्स, लोकल डेवलपमेंट राइट्स के लिए डाइवर्जन हो सकता है फॉरेस्ट लैंड का, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट करना है स्कूल का, डिस्पेंसरीज़ का या फिर हॉस्पिटल्स का, आंगनवाड़ी सेंटर्स का, एट्सेट्रा। प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या हैं, FRA इज़ एप्लीकेबल, FRA कहाँ पे एप्लीकेबल है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, नेशनल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, टाइगर रिजर्व्स में, बायोस्फीयर रिजर्व्स में नहीं। ओके, एक्ट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट, एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, टू प्रोटेक्ट द राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया, टीके बोलते हो, ओके, विच आर रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी से जो रिलेटेड है। ओके, देन यहाँ पे 3 टायर अप्रूवल प्रोसेस है। ये सब देखो पढ़ के ही समझ में आएगा, इतना कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता, इसलिए मैं एकदम डीप में नहीं घुसना चाहूँगा। बिल्कुल हर एक चीज़ आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है। ओके, ग्राम सभा जो है वो प्राइमरी अथॉरिटी है किसी भी प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए बाय रिसीविंग एंड वेरीफाइंग क्लेम्स, ये इंपॉर्टेंट है। देन एग्रीव्ड पर्सन जो होगा वो रेजोल्यूशन जो होगा ग्राम सभा का, वो उसके जरिए जाएगा पेटिशन फाइल करने, कहाँ पे, सब डिवीज़न लेवल कमेटी पे। ओके, देन जो भी पर्सन एग्रीव्ड है बाय द डिसीजन ऑफ STLC, सब डिवीज़न लेवल कमेटी से, वो पिटिशन कहाँ फाइल करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में। और DLC का जो होगा, जो भी ये सुना देंगे अपना फैसला, वही फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। ओके, देन यहाँ पे लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स कुछ दिए हुए हैं रिलेटेड टू ट्राइब। सेक्शन 3 क्लॉज 1 क्लॉज A ऑफ FRA क्या बोलता है, ये रिकॉग्नाइज करता है राइट्स किसके, FDSTs के, मीन्स फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ के, एंड OTFDs के, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के, टू होल्ड एंड लिव इन द फॉरेस्ट लैंड फॉर हैबिटेशन एंड फॉर सेल्फ कल्टिवेशन ऑफ लाइवलीहुड, ऊपर आ चुका था। ओके, आर्टिकल 244 रिलेटेड है शेड्यूल्ड एरियाज से। देन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है रिलेटेड टू ट्राइब, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013 में बताया गया था। SC डायरेक्ट करता है ग्राम सभा को ऑफ रीजन, किसी भी रीजन के, जो कि डिसाइड करेगा अबाउट द प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट आया तो उसके बारे में डिसाइड करेगा, राइट। सो विद दिस सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। अब हम अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे है ई गवर्नड स्टेट्स। केरला जो है पहला फुली ई गवर्नड स्टेट बन गया है इंडिया का। ओके, इसने डिजिटाइज किया है रेंज ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज को, इंश्योरिंग प्रॉम्प्ट एंड ट्रांसपेरेंट डिलीवरी टू इट्स सिटीजन। ओके, ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस स्टैंड करता है एंड यूज़ करता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को, सच एज वाइड एरिया नेटवर्क्स हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल कंप्यूटिंग हो गई, किस पर्पज़ के लिए, एनहांसिंग गवर्नेंस। ओके, गवर्नेंस को इन्हांस करने के लिए। देन इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं केरला ने, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट है, KFON प्रोजेक्ट, न्यूज़ में भी आया था, ये आप याद रखो, विच हैज़ मेड, जिसने इंटरनेट एक्सेस को एक सिटीजन्स राइट बना दिया है। ओके,
ई सेवानम है। ये एक सिंगल पोर्टल है 900 पब्लिक सर्विसेज के लिए टू तालुक लेवल ऑफिस। ओके, तालुक लेवल सर्विसेज तक ये प्रोवाइड करता है। देन डिमार्केशन ऑफ रोल्स ऑफ एमसीए एंड मीती है कंप्लीट। ये यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ने डिमार्केट किया है रोल जो है दोनों ही मिनिस्ट्रीज़ का, एमसीए एंड मीती का, टू रिमूव द पॉसिबिलिटी ऑफ डुप्लिसिटी ऑफ रेगुलेशंस, कि कॉन्फ्लिक्टिंग ना हो, कि एक दूसरे के डोमेन में कूद रहे हैं। ओके, ऑन डिजिटल मार्केट्स। देन यहाँ पे क्या दिया है, इंडिया का जो डिजिटल मार्केट है ये एक्सपेक्टेड है कि $1 ट्रिलियन टच करेगा बाय 2025-26, क्वाइट अ गुड थिंग। देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या करेगा, ये नोडल मिनिस्ट्री है टू लुक इनटू ऑल कंपटीशन इश्यूज, जो भी कंपटीशन इश्यूज होंगे उनकी नोडल मिनिस्ट्री है इन द डिजिटल मार्केट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर मीती जिसे बोलते हैं, ये देखेगी सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज़ को। गवर्नमेंट वर्क कर रही है किस तरफ, इंट्रोड्यूस करके लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग डिजिटल इंडिया एक्ट हो गया, डिजिटल कंपटीशन लॉ हो गया, रेगुलेट करने के लिए वेरियस फैसेट्स जो हैं डिजिटल मार्केट के इंडिया में। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे है पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स पीडीआई। सो ये रिसेंटली क्या हुआ है, रिलीज़ किया गया है पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने रिलीज़ किया है। ये एक मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है मॉनिटर एंड इवेलुएट करने के लिए जो भी प्रोग्रेस हो रही है पंचायत की थ्रू द स्कोर्स, जो भी स्कोर्स वो अचीव कर रहे हैं उसके तरीके उसके जरिए। ओके, इट रैंक्स, ये रैंक करता है पंचायत को किस बेसिस पे, स्कोर्स जो भी वो पा रहे हैं, एंड कैटेगराइज करते हैं उन्हें 4 ग्रेड्स में। वो ग्रेड ए में आएंगे अगर 75 से 90% है उनके, बी में आएंगे 60 to 75% है, सी में आएंगे 40 to 60 में, एंड अंडर 40% बार है तो डी में आएंगे। ओके, देन यहाँ पे आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़ न्यूज़ में आया है। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़ पोर्टल। ये एक पोर्टल है, ये क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन, स्टेटस एंड प्रोग्रेस ऑफ सिटीज़ जो है उन पे ऑन 5 ब्रॉड थेमेटिक एरियाज़ पे। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन डीआईसी जो है ये प्रोवाइड करेगा हैंड होल्डिंग टू अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड स्टेट्स इन डेटा सबमिशन प्रोसेस। ये देखो न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आईना डैशबोर्ड ऑफ फॉर सिटीज़ कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, बाकी इतना कुछ नहीं। डीआईसी प्रोवाइड करता है स्ट्रैटेजिक सपोर्ट टू मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स फॉर कैरिंग फॉरवर्ड डिजिटल मिशन। ये सब चीज़ें इतना आप याद नहीं कर सकते, और एक बार देख लिया काफ़ी है। ओके, 5 ब्रॉड पिलर्स जो हैं आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़ के, वो हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस, प्लानिंग, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस होगा, डिलीवरी होगा बेसिक सर्विसेज का। देन यहाँ पे 2 और आर्टिकल्स बचते हैं। यहाँ पे गाइडलाइंस हैं ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ अवार्ड्स बाई गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये इश्यू किए गए हैं बाई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ओके, की प्रोविजंस क्या हैं, अवार्ड्स गिवन बाई प्राइवेट बॉडीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी ये प्राइवेट बॉडीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस अवार्ड्स देते हैं वो तभी एक्सेप्ट किए जा सकते हैं जब प्रायर अप्रूवल हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। ओके, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होगी, वुड बी सेक्रेटरी हो सकता है ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट का। ओके, देन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होती है मे ग्रांट अप्रूवल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। कब अप्रूवल ग्रांट कर सकती है, अवार्ड शुड नॉट हैव एनी मॉनेटरी कॉम्पोनेंट, अवार्ड में कोई मॉनेटरी कॉम्पोनेंट नहीं होना चाहिए, पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। ओके, क्रेडेंशियल्स ऑफ प्राइवेट बॉडीज़ जो है वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। देन आर्टिकल 311 क्लॉज 2 क्लॉज सी के बारे में बात की गई है यहाँ पे। देन लास्ट आर्टिकल है ये, रिसेंटली क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जो है उसने टर्मिनेट किया था 4 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अंडर आर्टिकल 311 क्लॉज 2 क्लॉज सी, ये देखेंगे अभी क्या होता है, फॉर बीइंग अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, जो कि थ्रेट थे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए फॉर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। फिर ये पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल 300 क्लॉज 11 क्लॉज 1 क्या बोलता है, ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी सिविल सर्वेंट हो अंडर यूनियन या फिर स्टेट शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एन अथॉरिटी, वो डिसमिस या रिमूव नहीं किया जा सकता बाय एन अथॉरिटी सब ऑर्डिनेट टू दैट बाय विच ही वॉज अपॉइंटेड, जिस भी अथॉरिटी ने उसे अपॉइंट किया था उससे लोअर लेवल की अथॉरिटी उसे हटा नहीं सकती। ओके, देन आर्टिकल 311 क्लॉज 2 क्या बोलता है, ये कहता है नो सिविल सर्वेंट शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक, ये ना तो डिसमिस किया जा सकता है किसी भी अथॉरिटी के जरिए, ना रिमूव ना रिड्यूस, कौन से केसेस में, इन रैंक एक्सेप्ट अगर इंक्वायरी नहीं हुई, आफ्टर एन इंक्वायरी इन विच ही हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड, अगर इंक्वायरी हुई है तो आप कर सकते हो। ओके, अदरवाइज नहीं कर सकते। ही हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्जेस, चार्जेस को भी इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि क्या है उसके अगेंस्ट।
रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो हियर किया गया है, तभी आप रिमूव कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं करोगे। देन आर्टिकल 311 क्लॉज 2 क्लॉज सी, ये न्यूज़ में आया था, क्यों आया था? ये अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि वो टर्मिनेट कर सके एम्प्लॉयज़ को, ओके, बिना किसी ऑर्डर के, इंक्वायरी के, या फिर बिना किसी अपॉर्चुनिटी दिए भी। कब कर सकता है? टू एक्सप्लेन देयर पोजीशन। इफ कौन से केस में कर सकता है, ये यहाँ पे दिया है। अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर है, जो भी केस है, सेटिस्फाई है कि ये इंटरेस्ट में है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के, कि उसे हटा दिया जाए, तो कोई नीड ही नहीं है कि कोई अपॉर्चुनिटी दी जाए कि उसे उसकी सुनवाई वगैरह हो, सीधे आप डिसमिस कर सकते हो, ओके। सो इसी के साथ ही हमारे सारे जो पॉलिटी का पूरा मॉड्यूल था वो ख़त्म होता है। आप सजेस्ट कर सकते हो मुझे क्या चेंजेस लाने चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए। आई नो मैं पहली बार बना रहा हूँ ये वीडियोस, तो कुछ दिक्कत मुझे भी आई एंड कुछ दिक्कतें आपको भी सुनने में आई होंगी, बट आप अगर बोलोगे तो आई मस्ट इम्प्रूव, ओके। सो टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दीज वीडियोज़। मैं चाहता हूँ कि MCQs भी कुछ हैं इन पे जो मैं ला सकता हूँ, ओके। तो अगर आप चाहते हो तो फिर प्लीज़ कमेंट करना कि MCQs मुझे लाने चाहिए या नहीं। काफ़ी अच्छे MCQs हैं, क्लास में कराए गए थे, तो अगर यहाँ पे होंगे अच्छा रहेगा, बट ऑडियंस रिटेंशन मिलना मुझे भी नीडेड है। तो आप जो भी कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, काफ़ी लोग अगर बोलोगे तो फिर ऑफ कोर्स आई विल डू दैट। सो टेक केयर, बाय।